चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, और हेड्स ऑफ इनकम में भी फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। सो हेड्स ऑफ इनकम आय, जो आय है, इनकम है, उसके शीर्षक कौन कौन से हैं, तो पहले आप ये समझ लेना ज़रूरी है। ठीक, चलिए। सो हेड्स ऑफ इनकम्स या आय के शीर्षक, किस किस हेड में जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी वेतन से आय, इसी को हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर इसे हम मकान संपत्ति से आय या गृह संपत्ति से आय भी कहते हैं। ठीक, थर्ड वन इज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस कहते हैं। तो प्रॉफिट की मीनिंग यहाँ पर इनकम से है, तो प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, जब हम ये हेड करेंगे तब आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन। फोर्थ वन इज कैपिटल गेन, या फिर इसे हम पूंजी लाभ भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी ऐसी आय, अन्य शीर्षकों से आय जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं कि ये किस हेड में जाएगी। ऊपर के चार हेड में जो इनकम नहीं जा रही हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होंगे या टैक्सेबल होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सो हमारे पास 5 हेड हैं। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अब इस पर जो सेक्शंस एप्लीकेबल होती हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान इस पर लागू होते हैं। बनी सी बात है। अब देखिए इन पर सेक्शंस कौन सी हैं, तो सैलरीज पर होती है सेक्शन 15 to 70, धारा 15 से 17 के अंतर्गत, वही भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 से 17 के अंतर्गत वेतन से आय को समझाया गया, उसके प्रावधानों को बताया गया। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी पे लगती है 22 to 27। बिजनेस प्रोफेशन पर लगेगी 28 to 44, 28 से 44। ठीक, फिर कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, इस पर लगेंगी 45 से 55, मतलब धारा 45 से 55 के प्रावधान पूंजी लाभ पर इसके प्रावधान में बताया गया है, या इसका कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट वन इज अदर सोर्सेज, इस पर लगेगा 56 to 59, धारा 56 से 59। इस तरह से आप देखें तो दीज आर द कंसेप्टिव सेक्शंस। आप देखिए लगातार एक के बाद देखिए कैसे। आप देखिए 22 से 27, यानी 22 to 27। नेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 28, इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो गया। सो 28 to 44 पर एंड होता है, तो 45 से स्टार्ट होता है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे हम स्टेटा में क्लास इंटरवल सीरीज करते हैं। ठीक है, तो 45 to 55, फिर 56 to 15। हालांकि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, बट सेक्शन जो है वो कंसेप्टिव है। कैसे? 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। ऊपर है आपकी, अब आप कहेंगे कि ऊपर सैलरी की तो अभी छोड़ी दी हमने, तो 15 to 17, धारा 15 से 17। बस आप देखें सिर्फ यहाँ गैप है,
ठीक है, गैप कहाँ पे है, तो गायब है 18, 19, 20, 21, सेक्शन 18, 19, 20 एंड 21, ये गायब है। तो भैया ये क्यों गायब हैं, यदि आप कर ही रहे थे कंटिन्यू तो उसको भी कंसेक्टिव कर देते हैं, ठीक है, या उसके जस्ट ऊपर 2 सेक्शन ऊपर से स्टार्ट कर से 20 से स्टार्ट कर दे तो 20 से 21, या 19 से 21 कर देते, फिर 22 से 27 हो जाता। तो शुरुआत में जब ये इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 का, तो 18, 19, 20, 21 ये सेक्शंस भी थी। अर्लियर इट वाज इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़, या सिक्योरिटीज़ की मीनिंग सिक्योरिटी गार्ड से नहीं है, सिक्योरिटीज़ की मीनिंग है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक, यानी विनियोगों से आय या फिर प्रतिभूतियों से आय, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे कोई इनकम होती है, वो सेक्शन 18, 19, 20 और 21 में उसके प्रोविजंस दिए गए थे। लेकिन बाद में इसे मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मतलब जो आप इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़ रहती हैं वो कहाँ टैक्सेबल होंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होंगी। इसलिए ये गैप बन गया और ये बना ही हुआ है। यहाँ की सेक्शन 18, 19, 20, 21 के जो प्रोविजंस थे वो 56 से 59 में मर्ज हो गए हैं, विलय हो गए हैं, समाहित हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 हेड्स हैं। एक बार फिर से, फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरीज के बाद क्या, हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ठीक है। सेक्शंस क्या हैं, तो सैलरीज पे है 15 to 17, 15 से 17, फिर वही आपको गैप रखना, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, 22 to 27, फिर नेक्स्ट वन इज बिजनेस प्रोफेशन है आपका, तो 28 से 44, क्लियर है ये। कैपिटल गेन 45 to 55, अदर सोर्सेस 56 to 59, इज इट क्लियर। चलिए, तो ये 5 हेड हैं, आई थिंक आप कॉपी भी कर पाए होंगे इसे, और यदि आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए आप इसे देख भी सकते हैं। कि फर्स्ट वन इज सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को मकान संपत्ति से आय या फिर गृह संपत्ति से आय भी कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में जो ऑथर्स हैं इसे थोड़ा सा अलग तरह से लिखते हैं, तो उसे गृह संपत्ति से आय, तो मीनिंग उसकी वही है, मकान संपत्ति से आय का हो या फिर गृह संपत्ति से आय, एक ही बात है, ठीक है। फिर बिजनेस प्रोफेशन, व्यवसाय और पेशे से लाभ का हो या आय का हो, एक ही बात है, पूंजी लाभ है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, बाकी जब ये हेड आएंगे तब इसका डिटेल्स हम समझेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी वेतन से आय है, इसको तो अभी हम पढ़ेंगे इसलिए कहानी इसके अभी नहीं बता रहे। हाउस प्रॉपर्टी में क्या, आपने कोई मकान, अपना कोई मकान जो है सेल्फ ओनरशिप का, वो किराए पर दे रखा है और इसके किराए से कोई इनकम मिल रही है, उसके रिलेवेंट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कुछ प्रोविजंस भी उसमें कि पर्टिकुलर अमाउंट माइनस करना है, तो वो जो इनकम होगी मकान को किराए से देने से वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। फिर बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस क्या, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, मेडिकल की शॉप है या जनरल शॉप, जनरल स्टोर्स की शॉप है, तो इससे जो आपको इनकम हो रही, प्रॉफिट्स हो रहे हैं साल भर के, फिर खर्चे माइनस कर दिए जाएंगे, तो जो इनकम है वो बिजनेस में। प्रोफेशन की आय क्या, वही डॉक्टर साहब, वकील साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, इंजीनियर साहब, इन सब की जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाएंगे, उनकी जो इनकम होगी उस पर, और उसमें भी रिलेवेंट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जो इनकम आएगी वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन यानी क्या, पूंजी लाभ। सपोज आपका एक प्लॉट है, आज से मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल पहले परचेज किया 20 लाख रुपए में, ठीक है, और अब जो आप इससे बेच रहे हैं, जब सेल कर रहे हैं तो वो 80 लाख रुपए में जा रहा है, 80 लैक्स में, ठीक। तो अब उसके बाद में जो डिफरेंसिंग अमाउंट है वो ये देखा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है या फिर शॉर्ट टर्म है, फिर उस हिसाब से उसको इंडेक्सिंग की जाएगा। तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा, वो कैपिटल गेन में आएगा। मतलब एक बड़ी संपत्ति कैपिटल एसेट्स को जब हमने सेल किया तो उसकी कॉस्ट या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट, सूचकांकित लागत
कि जो अंतर की राशि आई, खर्चे आपने माइनस कर दिए, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ज़रूर कहता है कि भैया खर्चे माइनस करो, लेकिन जो परमिटेबल हो, मतलब एडमिसिबल हो, कि आप माइनस अलाउड हैं, कि जो स्वीकृत हैं, जिन्हें आप माइनस किया जाना चाहिए या कर सकते हैं, वही खर्चे माइनस करने हैं। यदि आपने वैसे खर्चे जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस में डिसअलाउड हैं और वो भी आपने डेबिट करके रखे, माइनस कर लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, पहले उसको प्लस करके आओ, ठीक है। अपने प्लस करो, इनकम को बढ़ाओ, उसके बाद हम टैक्स की बात करेंगे। तो कैपिटल गेन में भी वो खर्चे माइनस होंगे। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऐसी आय जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं। ठोर ठिकाना मतलब क्या, कि ये नहीं पता कि आप किस हेड में जाएगी, ऊपर के 4 हेड में जो नहीं जा रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस इनकम का कोई नहीं हेड होता, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 5 हेड हैं। अब अभी हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज की, यानी वेतन से आय, ठीक है। अब इस वेतन से आय में सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो असेसी है उसको वेतन मिल रहा है, वो वेतन दे नहीं रहा, ठीक है। क्या हो रहा है, उसको वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। जब उसे सैलरी मिल रही है, दैट मीन्स ही इज एन एम्प्लॉय, वह एक कर्मचारी है। अच्छा, कर्मचारी कहो या अधिकारी, बात एक ही है, ठीक है। जनरली हम कर्मचारी की मीनिंग कैसे लगाते हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, जो मेंटल वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकारी कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इनकम टैक्स की दृष्टि में कर्मचारी अधिकारी सब एक ही हैं, एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे। तो जो कार्य कर रहा है, जिसे सैलरी यानी वेतन मिल रहा है, वो एम्प्लॉय है। और जिसने उसे एम्प्लॉय किया, एम्प्लॉयड हुआ है, या जो उसका बॉस है, या मान लीजिए कंपनी है, फैक्ट्री है, या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो जो गवर्नमेंट है या कंपनी या फैक्ट्री है, उसका जो बॉस है, वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता। तो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल या सैलरी टैक्सेबल होने के लिए पहली बड़ी शर्त ये है कि दोनों पक्षकार, दोनों पार्टीज़ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना ज़रूरी है। यानी एक पक्षकार जो है वो एम्प्लॉयर नियोक्ता हो, और दूसरा जो है वो कर्मचारी हो या एम्प्लॉय हो, ठीक है। और जो एम्प्लॉय होगा वही हमारा असेसी होगा, उसे ही सैलरी मिल रही है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद महोदय, ठीक है, सांसद जिन्हें हम कहते हैं, जो दिल्ली में बैठते जाके। दूसरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक साहब, जो स्टेट की असेंबली में जाके बैठते हैं। ये इन्हें जो अमाउंट मिलता है हर महीने, कुछ अमाउंट तो मिल रहा है, तो भले कॉमन पार्लेंस जनरल वे में हम उसे सैलरी कह दें कि साहब ये सैलरी मिली इन्हें, बट इनकम टैक्स की दृष्टि से ये सैलरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब भारत सरकार या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके एम्प्लॉयर नियोक्ता नहीं हैं। ये जो हमने इन्हें इलेक्ट किया है, वोट डालकर इलेक्ट किया है, वोट कास्ट करके, तो ये क्या कहलाते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जनप्रतिनिधि। क्लियर है? यदि कोई एमएलए बन गया या एमपी बन गया, तो ये इसकी मीनिंग ये नहीं कि उसकी नौकरी लग गई, ठीक है। इनकम टैक्स की दृष्टि से ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी नौकरी लग गई है और अब उसको सैलरी मिल गई है, ठीक। तो इनकम टैक्स जो एमपीज़ को और एमएलएज़ को जो पर मंथ जो भले वो सैलरी कही जा रही हो, वो जो अमाउंट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल करेगा, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होंगी, ठीक है। एक बार फिर कि ये जो एमपी साहब हैं या एमएलए साहब हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार उनकी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर नहीं है।
तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं हुआ, ना तो वो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो उनका सरकार जो है वो एम्प्लॉयर है। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बना ही नहीं तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो कहाँ होगी? क्या हाउस प्रॉपर्टी में होगी? बिल्कुल नहीं। बिजनेस, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज वो भी बोलेंगे नहीं भैया यहाँ कहाँ चले आ रहे। तो कहाँ जाएगी ये इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी, बट होगी ज़रूर। ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रहता है वो आगे आप पढ़ेंगे कि टैक्स मतलब नहीं, जो इनकम है वो यदि आपको अलाउड भी करेगा एक्सपेंसेस के नाम पे तो सोच समझ कर, ठीक है, कि साहब इसको एग्जेम्प्टेड कर दो, एक जगह एग्जेम्प्टेड कर देगा, आगे जाके उसको टैक्सेबल कर देगा। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये नहीं होगा कि इन्हें जो सैलरी मिल रही है हर महीने जो अमाउंट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। होगा ज़रूर, लेकिन कहाँ होगा? सैलरी हेड में नहीं। कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ इनको अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, यानी भत्ते हैं, अनुलाभ हैं, वो एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, लेकिन द एंटायर अमाउंट ऑफ सैलरी विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। अब ये तो हुआ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद में सैलरी हेड में सैलरी यानी वेतन और वेजेस यानी मजदूरी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया, अंतर नहीं किया गया है। मतलब एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी और एक जो कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, दोनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। क्लियर है ये? अब आप कहेंगे कि साहब ये जो मजदूरी है वो तो बहुत छोटा अमाउंट रहता है, तो नहीं। यदि आप देखें फैक्ट्रीज़ वगैरह में, जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ भी हैं, भले वो सैलरी के नाम से मिलती है, लेकिन जो फैक्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एग्जैक्टली इट इज़ वेजेस, मजदूरी है। और मजदूरी भी पर मंथ 50,000 80,000 तक मिलती है। ठीक है। तो इस तरह जो है इंडियन रेलवे, भले कहने को वो मजदूर पर मंथ के अमाउंट जो उन्हें मिल रहा है जो एम्प्लॉयज़ को, वो भले वो वेजेस कहला रही है, लेकिन वो आपने देखा होगा 60,000 80,000 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, साथ में वेजेस को भी सैलरी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो लेबर चौक पे लेबर खड़ी रहती है तो वहाँ पर उनको किस तरह से वो टैक्सेबल करेंगे? शायद वो तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पर यदि मान लीजिए जो उनका ठेकेदार है वो प्रॉपर यदि एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉयर का रिलेशन बनता है, तो नो डाउट वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर है ये? अच्छा, और यदि मान लीजिए इस तरह नहीं है, थोड़ी सी यदि अवेयरनेस हो, तो वो चाहें तो इस तरह लेबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में अपनी रिटर्न फाइल कर सकती है। क्लियर है ये? यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, आपको पहले ये बातें जानना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि सैलरी जो है आपको अक्रूड हुई, अक्रूड का मतलब अर्न हुई, भले रिसीव ना हुई हो। रिसीव्ड या अक्रूड होना यानी प्राप्त होना और अर्जित होना, दोनों में जो भी पहले होगा उस बेसिस पर टैक्सेबल होगी। ठीक है। थोड़ा शायद अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो जो है जैसे आपने बहुत साल पहले सुना होगा MPRTC वगैरह जो है ना, कई वर्षों तक एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल हो रही थी, उन पर उनका इनकम टैक्स जो है टैक्सेबल हो रहा था, चार्जेबल हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बना हुआ था, सैलरी ड्यू हो रही थी। हाँ, यदि मान लीजिए वो जॉब छोड़ देते, यदि वो जो एम्प्लॉयज़ है वह यदि मान लीजिए कहते हैं कि सब बस हमें रिज़ाइन करना है, उसको त्यागपत्र दे दिया, तो फिर टैक्सेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन वहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस तरह से भले वेतन ना मिले, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स मानेगा कि आज नहीं तो कल वो वेतन तो मिलेगा ही। तो भले वेतन ना मिले, सिर्फ ड्यू हो गया या अक्रूड हो गया, तो वो अमाउंट जो है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल होगा, यानी कि वो रिटर्न फाइल की जाएगी उसकी।
भले टैक्स बन रहा हो या ना बन रहा हो, लेकिन टैक्सेबल कहलाएगा, रिटर्न फाइल होगा, उसको शो ज़रूर किया जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, फिर अब आप कहेंगे जब अमाउंट मिलेगा तब, तो जब अमाउंट मिलेगा तब ऑलरेडी टैक्सड हो चुका है, तो अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है ये? यदि किसी एम्प्लॉय ने मान लीजिए एडवांस सैलरी ली है, एडवांस सैलरी का मतलब ये होता कि 12 माह में, जैसे मान लीजिए उसने अप्रैल की सैलरी मिल गई, ठीक, मई की सैलरी मिल गई, जून में जून की, लेकिन जुलाई में एम्प्लॉय ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी इन मंथ्स तक भी ले ली, फिर अक्टूबर तक नहीं ली, नवंबर में नवंबर, दिसंबर में दिसंबर के लिए, जनवरी में जनवरी, फेब और मार्च की ले ली, और मार्च तक सैलरी नहीं ली, तो ये एडवांस सैलरी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने, यदि आप फाइनेंशियल ओवर द फाइनेंशियल ईयर उसने 12 मंथ्स की सैलरी ली है, 12 महीने से ज़्यादा का वेतन तो नहीं लिया भाई। जितने महीने का ज़्यादा ले लेता था फिर उतने महीने सैलरी उसको नहीं भी तो मिल रही थी। तो इस तरह से ये एडवांस सैलरी नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वो 12 महीने में यानी फाइनेंशियल ईयर में वो 12 महीने से ज़्यादा की सैलरी लेता है, तो जितनी ज़्यादा ली उसने वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। और जब उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, जब नेक्स्ट ईयर जब एडवांस एडजस्ट होगा, यदि मान लीजिए उसने 12 महीने में 15 महीने की सैलरी ले ली, तो नेक्स्ट ईयर 3 महीने की कम सैलरी मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो जो 3 महीने कम मिले हैं, मतलब उतना अमाउंट कैंसिल या कम होकर डिडक्ट होकर ही बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि साहब आपने एडवांस सैलरी ले रखी है, तो जब आपको रिसीप्ट हो चुकी है उसी वर्ष आपकी वो टैक्सेबल कहलाएगी। क्लियर है ये? अच्छा, फिर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है, क्योंकि सैलरी हमने कहा ना बड़ा हेड है ये, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका एरियर्स। एरियर्स मतलब होता है बकाया, ठीक। आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं कभी कभी बहुत खुश होते हैं। जनरली आपने देखा होगा 2-3 बातों पे बड़े खुश होते हैं। एक तो कि साहब जो डीए बढ़ गया, डी अर्नेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कुछ बोनस या इस तरह का अमाउंट दिया जो उन्हीं की जेब में जाना है और वापस से कहीं एडजस्ट भी नहीं होना, तब भी बहुत खुश होंगे। और एरियर्स मिला, एरियर्स यानी बकाया कैसे? यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये कहा कि साहब 2014 से यानी 2014 की सितंबर से इन एम्प्लॉयज़ का वेतन पर मंथ 5000 बढ़ा हुआ माना जाए। क्लियर है ये? 2014 से उन एम्प्लॉयज़ का जो पर्टिकुलर कैटेगरी के एम्प्लॉय की बात कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो इनका वेतन 5000 पर मंथ से बढ़ा हुआ माना जाए, यानी उतना अमाउंट उन्हें दिया जाए। तो अब क्या होगा, 2014 की सितंबर से कैलकुलेट किया जाएगा कि साहब ये अप्रैल 2019 तक जो है वो कितना अमाउंट मिलना था, तो एक साथ जितना अमाउंट मिला ये कहलाएगा एरियर्स। और ये एरियर्स पहले चूँकि नहीं मिला था तो ड्यू भी नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे कोई प्रोविजंस ही नहीं थे, कोई प्रावधान नहीं थे कि ये मिलने वाला। बाद में कुछ इस तरह की बातें हुई, अमेंडमेंट्स हुए और फाइनली जो है ये कहा गया, सेटलमेंट हुआ कि अमाउंट 5000 पर मंथ से सितंबर 2014 से दिया जाए। तो ये जो आपको इकट्ठा अमाउंट मिला, मतलब आप कैलकुलेट कर लो 2014 से 19 के अप्रैल तक और 5000 से मल्टीपल कर लीजिए, तो जो अमाउंट मिला ये है एरियर्स। चूँकि पहले ड्यू ही नहीं हुआ था तो फिर टैक्सेबल कैसे होगा? ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ। अभी फाइनेंशियल ईयर 2019 में आपका एक साथ अभी ड्यू प्लस रिसीव दोनों हो गया, तो ये एरियर्स भी इसी फाइनेंशियल ईयर में सैलरी हेड में वो प्लस हो जाएगा, यानी टैक्सेबल होगा। ठीक है, टैक्सेबल होने की मतलब ये मीनिंग ये है कि जो टैक्स की लिमिट है, स्लैब्स हैं जैसे हम कहते हैं, या दरें रहते हैं, कराधान की दरें, तो वहाँ अमाउंट जो है उस दिशा में जा रहा है और वो बढ़ता चला जा रहा है, और एक लिमिट के बाद में वो टैक्सेबल होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो एरियर्स मिला वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा।
क्लियर है ये? अच्छा, और भी बातें सुनो। यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो है सैलरी जो है सेक्रीफाइस करता है, कहता है नहीं सर, हालांकि थोड़े ऐसे धुरंधर थोड़े कम ही मिलते हैं या बहुत रेयर केसेस में इस तरह से, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि यदि मान लीजिए वो पब्लिक वेलफेयर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो स्वागत है उनका। तो इस तरह से मान लीजिए जो सैलरी हेड में सैलरी जो है वो अपनी नहीं ले रहे हैं, तो यदि मान लीजिए वो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तब तो कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है साहब ये तो हमारे एम्प्लॉय हैं, सैलरी नहीं ले रहे हैं तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। लेकिन यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि साहब हम सैलरी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हो सकता है ना कि भैया ओरली तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमें सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता आप ले रहे हो सैलरी, इनकम टैक्स बचाने के लिए कह दिया हो आपने। ठीक है, तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऐसे व्यक्तियों का स्वागत करता है जो पब्लिक वेलफेयर में या किसी तरह से भी सैलरी नहीं ले रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कहेगा कि साहब उस पर टैक्स लगाइए, यदि उसने रिटर्न में लिख कर दिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, या फिर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्लियर है ये? तो इस तरह से वहाँ पर उसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा, और सुनिए, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी जो है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अप्रैल में उन्होंने वर्क किया तो उनकी सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू नहीं होगी, कब होगी? नेक्स्ट मंथ यानी May 1 को। क्लियर है ये? यानी May 1 या अब मिल कब रही है ये बात अलग है, हो सकता है वो 12 मई को, 15 मई, 20 मई को या 22 मई को मिल रही हो, लेकिन ड्यू कब कहलाएगी, मतलब उस पर प्राप्त करने के अधिकारी कब होगा वो एम्प्लॉय, यदि वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को, पहली तिथि को। लेकिन यदि मान लीजिए वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साथ में बैंकिंग एम्प्लॉयज़ है, यानी अशासकीय कर्मचारी हो या यहाँ कर्मचारी की मीनिंग अधिकारी से भी हैं, ठीक है, ये मत आप समझे कि कर्मचारी, अरे कर्मचारी कह दिया, कर्मचारी की मीनिंग यहाँ एम्प्लॉयज़ है ना, अधिकारी से भी हैं। तो यदि वो अशासकीय अधिकारी या कर्मचारी है या बैंक का अधिकारी कर्मचारी है तो उसकी सैलरी उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होती है। क्लियर है ये? अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब आप ग्रेड कैलकुलेशन करेंगे कि सब वो सैलरी का ग्रेड इतना है, उसका इतने अमाउंट से इतना बड़ा, तो बताइए कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, तब ये बात, ये छोटी सी बात दिखने में छोटी सी है लेकिन असर इसका बड़ा रहेगा तब। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट चेंज हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा भी एक मंथ का कैलकुलेशन अलग बदल जाएगा यदि ग्रेड चेंज हो रही है तो तब वहाँ पे ये असर दिखाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कब ड्यू हो रही है? नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होगी। ड्यू होने की मीनिंग ये कि हाँ अब वो सैलरी ले सकते हैं। ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली बाद में मिल रही हो, मान लीजिए 30 अप्रैल को ड्यू हो गई बैंकिंग एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और मिल सकती, हो सकता है नेक्स्ट 5 या 6 मई को मिल रही है या उसके बाद मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बातें याद रखनी हैं। अच्छा, एडवांस सैलरी आपको बता ही दिया कि किस तरह से। बस अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी सपोज है 30,000, 30,000 रुपये उसका मूल वेतन है। क्लियर है ये? लेकिन जब हर महीने उसके अकाउंट में जब सैलरी जा रही है तो वो 30 नहीं, मान लीजिए वो 55,000 पर मंथ उसके सैलरी उसके अकाउंट में जा रही है, तो क्या वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या यहाँ वहाँ से उसको मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बेसिक सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज़ को जनरली जो है ज़्यादा अच्छी तरह से अमाउंट मिलता है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को मिलता है।
तो उस बेसिक सैलरी के मूल वेतन के अलावा जो जैसे 30,000 और 55,000 उसके अकाउंट में जा रहे हैं, तो बेसिक सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अलाउंसेस, यानी जिन्हें हम कहते हैं भत्ते। और सेकंड वन इज परक्विजिट्स या पर्क्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। पर्क्स की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं वो चॉकलेट से कि थोड़ी सी पेट पूजा। यहाँ परक्विजिट्स को पर्क्स भी बोलते हैं या अनुलाभ या फिर एमेनिटीज सुविधाएं भी कह देते हैं, ठीक है। अब अलाउंसेस और परक्विजिट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए जो एम्प्लॉय है, सपोज जो है वो इंदौर में जॉब कर रहा था, ठीक है, और इंदौर से जॉब करते हुए मान लीजिए वो भोपाल आ गया, ठीक है। अब ट्रांसफ़र हुआ उसका, तो भोपाल में आने के बाद में बनी सी बात है कि उसको रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत होगी, तभी तो रहेगा। अप डाउन तो करेगी नहीं कि सुबह आया इंदौर से ट्रेन से और शाम को वापस हो गया, तो पागल हो जाएगा। तो अब उसको एक मकान की ज़रूरत है। यदि उनका एम्प्लॉयर बॉस उन्हें एक क्वार्टर दे देता है, जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ देता है, तो ये कहलाएगा, यदि वो क्वार्टर दे दिया या फिर मकान दे दिया मतलब, तो ये कहलाएगा फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ या फिर परक्विजिट्स कहलाएगी। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी? परक्विजिट्स या फिर अनुलाभ कहेंगे। क्यों? क्योंकि रहने की व्यवस्था करती है। लेकिन यदि मान लीजिए इस तरह से रहने की व्यवस्था ना करके उसको पर मंथ जो है 8,000 10,000 अमाउंट पकड़ा दिया और कहा कि भैया भोपाल में अपने लिए मकान ढूंढो और रहो, और आप हमसे पर मंथ जो भी रेंट है आपका वो बता दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे, आपको अमाउंट दे देंगे। तो जब अमाउंट दिया जा रहा है तो ये कहलाता है अलाउंसेस यानी भत्ते। क्लियर है ये? तो यानी अलाउंसेस में क्या हो रहा है? कैश मिल रही है, और परक्विजिट्स में क्या हो रहा है? फैसिलिटीज़ मिल रही है। क्लियर है ये? जैसे एक होता है टिफ़िन अलाउंस। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को जो है पर मंथ कुछ अमाउंट दिया जा रहा है कि भैया जब घर से निकलो तो ये जो टिफ़िन का खर्चा जो है वो हमसे ले लो, आपकी सैलरी के साथ जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद में अपना टिफ़िन लेके आइए और बढ़िया जॉब करिए और साथ में खाना भी खाइए। क्लियर है ये टिफ़िन अलाउंस है। और यदि टिफ़िन अलाउंस नहीं दी जा रहा, उनसे ये कहा जाए कि साहब आपको जो आइए और जो हमारे यहाँ की कैंटीन है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट खाइए, कुछ भी जो आपको चार्जेबल अमाउंट नहीं, जितना खाना चाहे उतना खाइए पीजिए, लेकिन काम अच्छे से कीजिए। तो ये क्या कहलाती है? परक्विजिट्स या फिर फैसिलिटी या अनुलाभ या पर्क्स कहलाते हैं। हर समझ में? तो अलाउंसेस में मिलता है कैश, तो ये वही कैश है, ठीक है, ये वही कैश है जो मतलब बहुत सारी अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो जो 30,000 की बेसिक सैलरी को 55,000 बना रही है। और फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़, परक्विजिट्स तो अलग मिल ही रहे हैं, वो तो अलग ही बात है। आरएसएन में तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलते हैं। अब जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, ठीक है, वो ये सब क्यों फैसिलिटीज़ देता है? ताकि वो हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छी तरह से कार्य करे, अच्छे मन लगा के काम करे। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए वो शहर बदल कर आया है और जब काम वो कर रहा है वर्किंग आवर्स में जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में उसके यही चल रहा है कि यार रहने के लिए भी मकान की देखना पड़ेगा, या ऑफिस से छूटने के बाद वो घर ढूंढने जा रहा है किराए पर कि कहाँ पे मकान मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, इफेक्ट होगा उसकी वर्किंग एफिशिएंसी पर, कार्यक्षमता पर। तो इस तरह से और बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ताकि एम्प्लॉयर ये चाहता कि मेरा एम्प्लॉय बहुत खुश रहे और बहुत अच्छे से कार्य करे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना ये रहता है कि साहब ये फैसिलिटीज़ या एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप दे रहे हैं, यदि वो नहीं दिए जाते तो एम्प्लॉय को अपने पॉकेट से ये सब खर्च करना पड़ता, और चूंकि उसको खर्च करना पड़ता तो उसकी इनकम कम होती, तो ठीक है। लेकिन ये आप एम्प्लॉयर आप ये सब दे रहे हो तो उसको खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो जब खर्च नहीं करना पड़ रहा है यानी उसके एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो उसकी इनकम बढ़ रही है, रखी हुई है, या खर्च नहीं हो रही है, तो उस पर हमें टैक्स चाहिए। सीधा सा सिद्धांत ये है।
क्लियर है ये। अब जितने भी अलाउंसेस रहते हैं या फिर परक्विजिट्स रहते हैं वो ये नहीं कि हर अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, हर अलाउंसेस या परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं। उसको कैटेगराइज कर लिया गया है, बांट दिया गया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया है। जैसे अलाउंसेस की बात करें तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पूर्णतया कर योग्य भत्ते। ठीक है, मतलब कैसे कि इसकी मीनिंग ये बिल्कुल ही है कि वो अलाउंसेस मिला और इनकम टैक्स का चलो ले आओ, यहाँ ले आओ। यदि मान लीजिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिला, पर मंथ 10,000 मिल रहा, तो साल भर के कितने मिलेगा, 1,20,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा कि चलो लाओ भैया वो 1,20,000 रुपये लेके आ जरा, क्यों मिला आपको। ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसकी कि ये जो 1,20,000 है वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, और बढ़ जाएगा तो उस पर मैक्सिमम रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। क्लियर है ये। टैक्सेबल यहाँ पे भी बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है उसका फुल टैक्सेबल का, कि मिला एम्प्लॉय को ये अलाउंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहेगा चलो यहाँ लेकर आओ, ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलाउंसेस हैं, फर्स्ट वन इज़ फुली टैक्सेबल है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, कि जो अमाउंट मिला, जितना भी मिल रहा है वो उसके सैलरी हेड के अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी स्टेटमेंट में वो अमाउंट भी पूरा प्लस कर दिया जाएगा, ताकि टोटल अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाए। क्लियर। यदि नहीं कर दिया तो फिर इंक्रीज नहीं होता, कम होता अमाउंट तो वो जो मिनिमम लिमिट है उसके अंडर में आ जाता और टैक्स लगता ही नहीं। तो ये जो अमाउंट है वो फुली टैक्सेबल। कुछ अमाउंट अलाउंसेस के, कुछ अमाउंट रहते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं। अब पार्टली टैक्सेबल होंगे तो पार्टली एग्जेम्प्टेड भी होंगे, आंशिक कर योग्य होंगे तो आंशिक कर मुक्त भी होंगे। तो इस तरह के अलाउंसेस जो पूर्णतया, एक तो फर्स्ट वन इज फुली टैक्सेबल है, दूसरा क्या है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड, आंशिक रूप से कर योग्य हैं और आंशिक रूप से कर मुक्त हैं, ये दूसरे कैटेगरी के। थर्ड वन इज फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जाओ भैया आपको मिले, हमें कुछ नहीं, आपको सैलरी हेड में हमें कंसीडर ही नहीं करने से, शामिल ही नहीं करना, इंक्लूड ही नहीं करना, आपको ये फुली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब फुली एग्जेम्प्टेड का मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो अमाउंट ही ना दे। हम एम्प्लॉयर को अमाउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जितना अच्छे से रखेंगे, खुश रखेंगे, ज़्यादा अमाउंट देंगे, ज़्यादा मतलब जो रिजनेबल अमाउंट है, जो फैसिलिटीज़ देंगे, तो एम्प्लॉय जो है अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि साहब ये अमाउंट आपकी सैलरी में जोड़ेगा और ये नहीं जोड़ेगा, या ये इतना जोड़ेगा। क्लियर। जिस तरह से ये अलाउंसेस की बात हो रही है उसी तरह से परक्विजिट्स भी होगा। परक्विजिट्स भी होगा कि परक्विजिट्स में थोड़ी कैटेगरी डिफरेंट की गई है। एक तो ये कि सभी तरह, दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक जनरल सामान्य और एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन होगा वो भी अब आगे हम पढ़ेंगे जब अलाउंसेस हो जाएंगे तब, क्योंकि एक साथ हम आपको सब बातें बताएंगे तो शायद ओवरडोज हो जाएगा, है ना। तो जो परक्विजिट्स हैं वो भी इस तरह से रहता है कि ये सभी कैटेगरी ने, दोनों कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है, दोनों के लिए एग्जेम्प्टेड है, और सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। उसमें भी उसी तरह से वर्गीकरण कर लिया गया। क्लियर है ये। अच्छा, अब कौन सा अमाउंट जो अलाउंसेस है, तो हम एक एक अलाउंसेस को देख रहे हैं। कैलकुलेशन हम शुरुआत करेंगे हाउस रेंट अलाउंस से। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट वन इज डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। अब देखिए, महंगाई आपने यदि मान लीजिए पुराने समय के लिए जब ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी, उस ज़माने की भी यदि आप फिल्म देखें तो जो हीरो है या हीरोइन है उसके फादर हैं, वो ये ज़रूर डायलॉग एक आध बार उन्होंने फिल्म में ज़रूर बोलते थे कि बेटा आजकल तो बहुत महंगाई का ज़माना है। ठीक है, मतलब आप 40 साल 50 साल पहले भी लोगों से यही सुनते थे कि बेटा आजकल तो बहुत महंगाई चल रही है। कभी किसी के मुख से आपने ये सुना कि भाई इस बार तो बड़ी सस्ताई है? कभी कोई नहीं कहता। ठीक है, तो महंगाई भत्ता जो दिया जाता वही है कि उसको कहीं ना कहीं जो मेकअप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, कि यदि मान लीजिए आज के समय में आपका बेसिक सैलरी से गुजारा नहीं हो सकता,
तो आप एडिशनल अमाउंट ये ले जाइए साहब डियरनेस अलाउंस के नाम से। तो इसे हम क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता, और ये फुली टैक्सेबल है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि साहब ये आपकी सैलरी में इतना अमाउंट प्लस होगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब महंगाई भत्ता हो, डियरनेस अलाउंस हो, या फिर एडिशनल डियरनेस अलाउंस। एडिशनल जो डियरनेस अलाउंस, डीए, जिसको शॉर्ट में आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मुख से ज़रूर सुना होगा कि डीए इतना बढ़ गया है या इतने, जनरली ये बातें होती हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो डियरनेस अलाउंस हो या फिर एडिशनल डियरनेस अलाउंस, एडिशनल डीए, ये दोनों टैक्सेबल है। क्लियर है ये? जैसा महंगाई भत्ता होता है उसी का एक पार्ट, या चाहे तो शायद यदि कैलकुलेशन में हो तो वह एंटायर पार्ट भी डियरनेस पे या महंगाई वेतन कहलाता है। अब ये महंगाई वेतन क्या, यदि वो महंगाई भत्ता है तो फिर ये महंगाई वेतन कैसे? तो उसकी कुछ शर्तें हैं। महंगाई वेतन यानी एक डियरनेस अलाउंस जो है महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन कहलाएगा यदि वो अंडर द टर्म्स, अंडर द एग्रीमेंट्स जो है ऑफ सर्विस, सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया हो, या फिर प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। कंसीडर कर रहे हैं उसको कैलकुलेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्पेशली आरपीएफ के कैलकुलेशन में शामिल किया जा रहा है, या फिर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, अवकाश संबंधी लाभों की गणना में शामिल किया जा रहा हो। एक बार फिर से, डियरनेस अलाउंस डियरनेस पे कहलाता है यदि वो सेवा शर्तों के अधीन हो, अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हो, या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड की गणना में शामिल किया जा रहा हो, या फिर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन में शामिल किया जा रहा हो। यदि इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन के लिए वो जो है फुलफिल कर रहा है, एलिजिबल है, तो डीए नहीं बल्कि क्या कहलाता है, डीपी। क्लियर है ये? डियरनेस पे, ध्यान रखिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे इसकी। जनरली क्वेश्चंस में आपको ये कह दिया जाता है कि साहब डियरनेस अलाउंस इतना है और इसका 40%, 30%, 32%, इस तरह से जो परसेंट दिया रहेगा वो डियरनेस पे है। तो आपने डियरनेस अलाउंस लिखा, फिर उसका डियरनेस पे कैलकुलेट कर लिया जो परसेंटेज दे रखा है, और जब आपको मीनिंग ऑफ सैलरी लिखनी होती है तो ये डियरनेस पे का उस अमाउंट को कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, एंटायर अमाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस को नहीं। क्लियर है? क्योंकि जनरली मीनिंग ऑफ सैलरी में डीपी कहा जाता है, डियरनेस पे, नॉट डियरनेस अलाउंस। एक तो कंडीशन में डियरनेस अलाउंस है, अदरवाइज तो मैक्सिमम में डियरनेस पे ही की बात करते हैं। ठीक, तो डियरनेस पे हो या एडिशनल डियरनेस पे हो, डियरनेस अलाउंस हो या फिर एडिशनल डियरनेस अलाउंस है, ये सभी के सभी चारों जो हैं वो फुली टैक्सेबल हैं। फुली टैक्सेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे ये पैसे को जब्त कर देगा। एम्प्लॉय को मिला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, इनकम टैक्स आया और उसने कहा चलो यहाँ रखो अंदर ट्रेजरी में, गवर्नमेंट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीनिंग क्या कि उसकी सैलरी में ये अमाउंट ऐड करते जाएंगे ताकि वो जो मिनिमम लिमिट है उससे अब जो है अमाउंट ये चला जाए और कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले। आ रहा समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट ये हो गया आपका महंगाई वेतन डियरनेस पे। नेक्स्ट वन इज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, CCA। ठीक है, अब यहाँ पे ये CCA ये क्या है? CCA है, CCD नहीं, क्या है? CCA, नगर क्षतिपूरक भत्ता। ठीक, यानी अब क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि यदि शहर छोटा है, ठीक है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो, मान लीजिए शहर बहुत बड़ा नहीं है, शायद 8 या 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है या थोड़ा इससे ज़्यादा हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है। लेकिन यदि शहर जो सिटी है वो मेट्रो सिटी है, स्पेशली वो 4 सिटी है ना, कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये बड़े शहर कहलाएंगे। तो इनके जो डिस्टेंस है, मान लीजिए एम्प्लॉय को अपने ऑफिस से जो है किसी काम से हेड ऑफिस जाना है, या किसी काम से मान लीजिए सपोज़ वो फैकल्टी है किसी कॉलेज में, तो वहाँ से वो यूनिवर्सिटी जाना, तो यूनिवर्सिटी भी उसके कॉलेज से 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस रखती है।
मतलब आप देखिए कि इस तरह से एम्प्लॉयज़ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहाँ वहाँ सब जाने के लिए बहुत सारी उसकी क्षति होती है। क्षति मतलब पैसे खर्च होते हैं। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस दिया जाता है, नगर क्षतिपूरक भत्ता। क्लियर है? ये जनरली जो मेट्रो सिटीज़ या बिग सिटीज़ कहलाती हैं उन्हें, उनके एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाता है CCA। तो ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स की दृष्टि से फुली टैक्सेबल है। CCA मतलब क्या? नगर क्षतिपूरक भत्ता पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। क्लियर है ये? तो क्या क्या आप टैक्सेबल हो गया? आपका डियरनेस अलाउंस है, एडिशनल डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस पे है, एडिशनल डियरनेस पे है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस है। फिर नेक्स्ट है हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस, ठीक, उच्च जीवन स्तर भत्ता। बनी सी बात है कि लिविंग कॉस्ट जो है सिटी वाइज जो है बढ़ती चली जाती है, तो ये अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। हालांकि एंटरटेनमेंट अलाउंस एक लिमिट तक एग्जाम्पशन भी मिलता है उसका, तो ये पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड है। कितना एग्जेम्प्टेड होता है जब हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे कैलकुलेशन तब आपको बताएंगे। मनोरंजन भत्ता। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, अब कैसे है इसका भी बोर्ड पे आपको कैलकुलेशन बताना होगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे वो अभी आप वो भी कैलकुलेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस या कन्वेंस अलाउंस है, ठीक है? तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए यदि उसने पर्सनली यूज़ किया है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अपने ऑफिशियल पर्पस से अमाउंट को यूज़ किया गया है तो ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की मीनिंग ये है स्थायी चिकित्सा भत्ता, कि ये पर मंथ एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, चाहे एम्प्लॉय बीमार पड़े, भगवान करे ना पड़े वो बीमार, चाहे एम्प्लॉय बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन ये अमाउंट पर मंथ उसके अकाउंट में या उसकी सैलरी में ऐड करके आता है। तो ये क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस है। क्लियर है? ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बात नहीं हो रही, अभी अलाउंसेस की बात हो रही है, यानी भत्ता, यानी जो एम्प्लॉय को कैश दिया जा रहा है वो। क्लियर है ये? चलिए, फिर है एजुकेशन अलाउंस, ठीक, शिक्षा भत्ता। अब देखिए शिक्षा भत्ता किसको दिया जाएगा? भाई एम्प्लॉय है वो तो पढ़ा लिखा होगा ना, तभी तो वो जॉब कर रहा है उधर तक, तो अब उसकी क्या शिक्षा? उसके लिए एक आता है रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशमेंट नहीं, क्या होता है? रिफ्रेशर कोर्स। मतलब आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में जनरली ऐसा रहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपने कुछ दिनों के लिए वो विदेश भेज दिए जा रहे, जर्मनी चले गए या कनाडा, फ्रांस चले गए, US चले गए और वहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आए, ठीक है? तो हालांकि इस तरह की ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया गया वो पर्सनल बेनिफिट्स तो लेंगे नहीं एम्प्लॉयज़ इसके, कहीं ना कहीं वो जो एम्प्लॉयर का बेनिफिट हो रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो ये एजुकेशन अलाउंस किसका होगा? शिक्षा भत्ता या एजुकेशन अलाउंस किसके लिए होगा? उनके एम्प्लॉयज़ के, एसएससी के बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो ये एजुकेशन अलाउंस जो है इनकम टैक्स की दृष्टि से कितना टैक्सेबल या कितना एग्जेम्प्टेड होगा? तो ये 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्टेड कितना है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक, ये एग्जेम्प्टेड है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 100 इंटू 2 किया तो 200 इंटू 12 किए तो 2400, यानी जितना भी एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉय को मिल रहा है उसमें से 2400 ही एग्जेम्प्टेड होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और यदि मान लीजिए किसी कर्मचारी के 3 बच्चे हैं तो फिर 2 बच्चों तक ही प्रोविज़न है, मतलब 2400 रुपये ही एग्जेम्प्टेड होंगे। किसी के यदि मान लीजिए एक चाइल्ड एक बच्चा है तो फिर 1200 रुपये तक ही एग्जेम्प्टेड होगा, और बच्चे नहीं हैं
तो फिर एजुकेशन अलाउंस ही नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? तो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक ये अमाउंट कर मुक्त यानी एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हॉस्टल अलाउंस है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये, 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक हॉस्टल अलाउंस ये एग्जेम्प्टेड है। मतलब आपने पहले आपके कैलकुलेट करें तो 300 इंटू आप कैलकुलेट कर लें पर मंथ के हिसाब से, 12 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 600 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7200 यहाँ तक एग्जम्पशन मिलेगा। और जितना अच्छा मान लीजिए एम्प्लॉय को टोटल अमाउंट जैसे बात करते हैं अपन कि 7200 एग्जेम्प्टेड है और एम्प्लॉय को मिला सिर्फ 7000 रुपये या उससे भी कम। मान लीजिए एम्प्लॉय को हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है सिर्फ 5000 रुपये, जबकि यदि वो इसमें कंडीशंस में के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है 7200 तक का एग्जाम्पशन। तो ये डिफरेंसिंग अमाउंट जो है जो नेगेटिव आ रहा है 5000 माइनस 7200 दैट मीन्स माइनस 2200, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब अपनी तरफ से नहीं देगा कि भैया हम तो कह रहे थे कि आपको 7200 तक का एग्जाम्पशन मिलेगा लेकिन आपको तो जो है 5000 ही मिल पाया, तो ये 2200 रुपये हमसे रखो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा और ना ही ऐसी इस बात के लिए क्लेम कर सकता है कि साहब आपने तो कहा था कि 7200 का एग्जाम्पशन है, हमें तो सिर्फ 5000 का मिला, तो 2200 आप हमें दीजिए। ठीक है, यदि ऐसा होने लगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने तो लाइन लग जाए रिफंड मांगने वालों की, इस तरह का रिफंड मांगने वालों की। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पशन कहाँ तक मिलेगा? 5000 तक ही मिलेगा उसे। क्लियर है ये? और भी अलाउंसेस हैं जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस है। ट्राइबल एरिया अलाउंस मतलब जिस स्टेट में ट्राइबल एरिया से वहाँ पर तो 200 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होता है। जितना मिला उसमें से 200 पर मंथ की मीनिंग 2400 रुपये फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप टू ₹2400 विल बी एग्जेम्प्टेड। अब ये स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर ये ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है या इनकम टैक्स कहता है कि साहब हम इन स्टेट के एम्प्लॉयज़ को जो है वो एग्जाम्पशन देंगे 2400 रुपये का? तो सुनिए, वो स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर यूपी उत्तर प्रदेश है, नेक्स्ट है तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यदि मान लीजिए इनके ट्राइबल एरियाज में एम्प्लॉय है और इस प्रकार का उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है तो वो 2400 तक एक फाइनेंशियल ईयर में 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2400 रुपये तक एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हिल एरिया अलाउंसेस रहते थे जो हालांकि वो स्टेट वाइज जो बहुत सारी कैटेगराइज किया गया उनको कि इतना एग्जेम्प्टेड है, समुद्र से इतने ऊपर है उसकी हाइट तो 1000 है इस एरिया में, इस तरह से एक पूरी लिस्ट दी हुई है। या जनरल वे में आप देखें तो वो हिल एरिया के अलाउंसेस जो हैं वो 300 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होते हैं। क्लियर है? जनरल क्वेश्चन में ये वाला आइटम ज़रूर आता है कि हिल एरिया अलाउंस जो है वहाँ पर यदि क्वेश्चन ने दिया तो आपको 300 पर मंथ यानी 3600 रुपीज़ आपको एग्जेम्प्टेड करने हैं। अब ये हिल एरिया अलाउंस क्या है? वही यदि कर्मचारी जो है काफ़ी ऊपर स्थान पर रह रहा है वहाँ पे उसका जॉब है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पकड़ाया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मान लीजिए साल भर में उसको 80,000 1,00,000 रुपये मिला तो एग्जाम्पशन कितना मिल रहा होगा? वो 3600 रुपीज़ का। जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा ताकि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ जाए और इनकम टैक्स को उस बढ़े हुए अमाउंट पर टैक्स मिले। क्लियर है ये? तो इस तरह से जो है और भी देखिए 2-4 और भी हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस यानी भूमिगत भत्ता। क्लियर है ये? अब ये अंडरग्राउंड अलाउंस कैसे किन्हें मिलेगा? तो जो माइनिंग एरियाज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो है जैसे कोयले की खदान में या फिर ऑयल वेल्स या इस तरह का जो एम्प्लॉय जो ज़मीन के अंदर जाकर कार्य कर रहे हैं उन्हें जो अलाउंसेस मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है वो 800 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। 800 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है। अब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आपने
एक ही प्रोफेशनल जो ज़्यादा तौर पे आता है उनको कहा जाता है कि साहब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यदि आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो। गवर्नमेंट एडवोकेट्स के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे आप सुनने में आता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस या प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, जो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं साहब ये जो है वो फुली टैक्सेबल होगा, और कर्मचारी की एम्प्लॉय की, कर्मचारी का मतलब यहाँ अधिकारी से भी है, कर्मचारी की अधिकारी की आय में, इनकम में, डॉक्टर साहब की इनकम में ऐड कीजिए और उसके बाद में उनकी टैक्सेबल इनकम के अमाउंट को बढ़ाइए। क्लियर है ये? बस दो चार और हैं। फिर उसके बाद में है वार्डन और प्रॉक्टर भत्ता है। वार्डन किसको मिलेगा? वार्डन और प्रॉक्टर का मतलब होता है अनुशासन अधिकारी या रख रखाव करने वाला अधिकारी। वार्डन एंड प्रॉक्टर, प्रॉक्टर है, इट्स नॉट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, PNG। तो वार्डन एंड प्रॉक्टर क्या है? तो वही जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं उन्हें जो अलाउंसेस मिलता है सैलरी के अलावा, ठीक है, ये वाला वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस के नाम से, हाउस रेंट अलाउंस नहीं, वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस मिल रहा है, तो ये भी इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर ये? और सुनिए, टिफ़िन और कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं? टिफ़िन अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, प्रोजेक्ट अलाउंस है, रूरल एरिया अलाउंस है, डेपुटेशन अलाउंस है। डेपुटेशन अलाउंस यानी प्रतिनियुक्ति कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेपुटेशन की मीनिंग ये कि यदि एक ऑफिसर है को अपने बराबर के किसी अधिकारी का चार्ज भी है, उसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है, या आधा वक्त इस ऑफिस में गुजारता है, फिर आधा 2 किलोमीटर दूर जाकर जो ऑफिस है वहाँ का भी कार्य कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डेपुटेशन होता है। क्लियर है? प्रतिनियुक्ति। तो उसको जो अलाउंसेस मिल रहा है वो भी टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम अलाउंस, जो फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ ज़्यादा तौर पर सुनने में आता है कि जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं वो OT कर रहे हैं, इट्स OT नॉट OPD। क्या है? OT, ओवर टाइम अलाउंस। तो OT मतलब ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो कर रहे हैं उस पर जो अलाउंसेस और मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। फैमिली अलाउंस टैक्सेबल है। हालांकि एक और भी होगा, दिख नहीं रहा अभी, वो डॉग अलाउंस जो रहता है वो भी टैक्सेबल होता है। क्लियर है ये? इस तरह से। और रिफ्रेशर कोर्स ये तो आपको बता ही दिया कि वो तो एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा, तो वो टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड होता है। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये। अच्छा हाँ, एक और है, स्पेशल अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज़ को जो स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उनमें एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा? तो एग्जाम्पशन मिलता है ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज़ को जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जिसको अपन कहते हैं, जो अलाउंस मिला एक्चुअल रिसीव्ड हुआ उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ दैट मीन्स टू से ₹1,20,000, आप उसको इस तरह से मान सकते हैं। यानी कि अलाउंसेस जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ, एक्चुअल रिसीव्ड अलाउंस का 70%, या फिर 1,20,000 दैट मीन्स टू से 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। दोनों में जो कम हो वो कर मुक्त होगा। दोनों में जो कर मुक्त हो वो, दोनों में जो कम हो वो कर मुक्त होगा। क्लियर है ये? अब आपको लग रहा होगा कि कहानी बहुत लंबी खिंच रही है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब थोड़ा आप कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा है, और आपको इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट आएगा उसमें कि अच्छा ये ऐसे कैलकुलेशन है। तो ये तो अभी अलाउंसेस हुए, अभी परक्विजिट्स की लिस्ट अलग है, लेकिन उस लिस्ट से पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे, स्पेशली हाउस रेंट अलाउंसेस के, ठीक है, HRA की कैलकुलेशन के, कि कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्टेड है। जब आप बोर्ड पर उसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, आप समझ में आ रहा है। तो ये अलाउंसेस हो गए हैं आपके। नेक्स्ट इसकी जो वर्किंग है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। फिर हम पढ़ेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिन्हें आपको कैलकुलेशन समझना होगा। सैलरी हेड नो डाउट बड़ा हेड है। क्लियर है ये? चलिए, तो आज के लिए बस नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।